अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। ईद की छुट्टियों पे घर आया हुआ था और ऐसे खास मौके पे जब हमें इस एक ऐसी बीमारी जो इधर बहुत ज़्यादा कॉमन है, खास तौर पे देहातों में, क्योंकि इसलिए कॉमन है कि लोग दिखाते नहीं हैं, तो उसी बीमारी से रिलेटेड एक डॉक्टर साहब हमें मिले हैं और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे सामीन के लिए खास वीडियो बना दें। तो आइए उनसे मिलते हैं और इस खास टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले आप इंट्रोडक्शन करा दें, फिर हम आप टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अकमल, वी वर्किंग इन रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट शालामार हॉस्पिटल लाहौर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपने सामीन के लिए बुलाया। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सर चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पेशेंट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं इधर, माशाल्लाह फ्री मेडिकल कैंप लगाया आपने। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का जो दर्द है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या है ये क्या चीज़, पहले तो आप ये बताते चलेंगे और इसके अलावा हम अलामात पे बात करेंगे, तशखीस पे बात करेंगे और बाकी चीज़ें पे। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है। हमारी जो मोस्टली पाकिस्तान की कौम है ना, उसमें ज़्यादातर जो 80 to 90% मैंने देखा है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, मतलब घुटनों का जो जोड़ों का जो घिसावट होती है ना, इसमें मतलब मैं अपनी टर्म में बात करूँ तो उसमें वीआर एंड टीआर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब जो हमारी आम जबान में लोग कहते हैं कि जी जो मिक होती है जो एक, वो हमारे घुटनों के दरमियान खत्म हो गई है, डैमेज हो गई है। तो ये बीमारी उसको हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें ये मेनिस्कस होती है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द होता है जोड़ों का। और ज़्यादातर ये हमारे ना ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है। इसके जो मतलब कि ओल्ड एज से मुराद कहना चाह रहा हूँ मैं 60 साल से ऊपर सर आप इसकी वजूहात बता रहे हैं। हाँ जी, मैं इसकी वजूहात ही बताने लगा हूँ कि जो मोस्टली 60 साल से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं ना हमारे, उनमें ज़्यादातर होता है। मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी 60 साल हो, उससे पहले भी हो सकता है। उससे पहले होने की वजूहात सिर्फ ये हो सकती है कि पेशेंट अगर ओबीस हो, मोटापा हो उसको, ठीक है, और ज़्यादातर हमारे ख़वातीन होती हैं, मोटापा होता है, मर्द भी हो, उसका भी हाल हो सकता है कि वो उसकी जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है वक्त से पहले, जो 60 साल से पहले होते हैं। और 60 साल के बाद तो उनकी होनी ही होनी है, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है। इसकी सर अलामात बता दें आप, पेशेंट्स में क्या क्या अलामात होती हैं, किस अलामात से आपके पास आते हैं मरीज? इसमें मोस्टली जो अलामात होती है ना, जो घुटने का दर्द होता है ज़्यादातर, घुटने की सोजिश होती है ज़्यादातर, और जो पेशेंट कहता है कि हमारी ना पूरी टांग में खिंचाव पड़ता है, वो बेसिकली जो खिंचाव पड़ रहा होता है ना, वो हड्डी के ऊपर, जब हड्डी आती है ना तो साइडों में खिंचाव पड़ता है, क्योंकि हड्डी के ऊपर जब हड्डी आती है तो साइडों में तो खिंचाव पड़ना ही पड़ना है पेशेंट को इस चीज़ के लिए। ठीक है सर जी। अच्छा, हमें तशखीस के बारे में बताते चलें हमारी ऑडियंस को। इसकी तशखीस आप लोग कैसे करते हैं और आगे प्रोसीड कैसे करते हैं? हाँ जी, तशखीस तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये तो इजीली है। उसमें तो ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं, अगर घुटनों के जोड़ों के अलावा कोई और जोड़ नहीं मिलता हमें किसी किस्म का भी, और पेशेंट की एज ज़्यादा है, फर्ज करो तो ओबीस भी है, तो मोस्टली हम लोग देख रहे होते हैं पेशेंट का जब एग्जामिन करते हैं ना नी का, तो उसमें फिर यही होता है कि हमें घुटने की क्रेपिटस मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं कड़ की, लोग आम ज़बान में लोग कहते हैं कि कड़ की आवाज़ आ रही है, वो क्रेपिटस होता है उसे हम कहते हैं। तो ये हम इजीली पता लग जाता है। फिर हम एक्सरे कराते हैं घुटने का, ठीक है ना, एपी स्टैंडिंग व्यू है इसका, उसमें एक्सरे कराते हैं, हम देखते हैं कि कितना की इसकी घिसावट हुई हुई है, उस हिसाब से फिर आप पेशेंट को लेकर। तो सर अगर ये इसकी आप तशखीस मरीज आपके पास शुरू में आ जाए तो इसकी तशखीस मतलब बीमारी के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब रुक जाती है बीमारी अगर शुरू में आ जाए? हाँ जी, इस बीमारी को ना सिर्फ रोका जा सकता है एहतियातें बताकर, मतलब कि इसकी ना ज़्यादातर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, ट्रीटमेंट तो अगर हम इनिशियली देखा जाए, अगर स्वेलिंग बताते जाएं आप। हाँ, अगर स्वेलिंग फर्ज करो हो तो हम लोग एनसेड देते हैं, एनसेड क्रेटिनिन वगैरह लाजमी देखनी होती है। इसमें ना मेन रोल होता है क्रेटिनिन और एलएफटीज, अगर वो ठीक है तो फिर हम एनसेड इजीली दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी। फिर उसके साथ कैल्शियम विटामिन डी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ हम कोई ना कोई टॉपिकल एनाल्जेसिया दे रहे होते हैं, वो एक लगाने के लिए ताकि पेशेंट आराम से लगा के ना रब करे, वो उसका पेन रिलीव हो जाए। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आप ये भी बताते चले, अक्सर लोगों में ये सुनने में आता है कि वो जोड़ों में इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उस बारे में भी आप ऑडियंस को बताते जाए। हमारी घुटने में इंजेक्शन लगाने का तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहा है पाकिस्तान में ट्रेंड। इसमें इंजेक्शन हम जो लगाते हैं दो किस्म के होते हैं। इसमें एक तो होता है डॉक्टर साहब स्टीरॉयड होता है, आपको पता है स्टीरॉयड जब हम लगाते हैं मेनली हम इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो जाए और दर्द कम हो जाए। बिल्कुल। तो जब वो कम होती है तो पेशेंट चल भी पाता है, तो पेशेंट एक्सरसाइज करने के काबिल भी हो जाता है। और जो दूसरा होता है जेल वाला जो कॉमन चल रहा है, वो भी जेल वाले का मैं इसमें ये कहूँगा कि कमेंट करूँगा कि अगर अर्ली इनिशियल है तो हम इजीली लगा सकते हैं, अगर ग्रेड 4 से ऊपर है, मतलब बोन ऑन बोन है, तो उसका लगाना भी फायदा नहीं है। स्टीरॉयड लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग कम करने के लिए, ये कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जो अगर मरीज आपके पास
ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में अपने डेली मतलब की रूटीन में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए ताकि वो चलता रहे मरीज बीमारी? हाँ जी, ये सबसे मेन चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और सब उसमें ना, अब अगर फर्ज करो कि पेशेंट हमारे पास ओबीज आ जाता है, मोटापे वाला पेशेंट, तो सबसे पहले उसको हमने कहना है कि आप अपना वेट कम करें। दूसरी बात ये होती है अगर स्वेलिंग है तो हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तीसरी बात ये है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि अगर पेशेंट नमाज पढ़ता है तो वो सबसे पहले नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़े। अगर वो पेशेंट वॉशरूम इस्तेमाल करता है तो कमोड वाला इस्तेमाल करे, ठीक है, क्योंकि फिर वो नीचे कर बैठ जाते हैं, उठा नहीं जाता उससे। पेशेंट कोई सीढ़ियाँ वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करे। चौथी बात, पेशेंट नीचे बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि अगर नीचे बैठ जाता है तो उससे पेशेंट से उठा ही नहीं जाता कभी भी, वजन आ जाता, उसके ऊपर आ जाता है। पांचवी बात है कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज मेन चीज जो होती है ना, जो फिजियोथेरेपी होती है ना, अगर पेशेंट चाहता है कि वो जिंदगी में आगे चलता रहे, वो बैठ ना जाए, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज, ताकि मजीद आगे वो पेशेंट आगे चल के बैठे ना। मेन चीज है कि बंदा बैठ जाता है तो फिर एक मोहताजी आ जाती है डॉक्टर साहब, तो फिर वो देखा जाता है लाजमी मेन फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा टाइम दिया हमें। तो आप देख रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अकमल, डिटेल बताइए उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, और खास एक बताइए उन्होंने तवज्जो दी है कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, मतलब डेली रूटीन में आपने जिन चीज़ें बचना है डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।